चलिए आज भारतीय संविधान की आत्मा को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास इससे जुड़े कुछ बेहतरीन दस्तावेज है। जब हम संविधान की बात करते हैं तो अक्सर दिमाग में भारी भरकम कानूनी किताबें, अनुच्छेद और नियम आते हैं, लेकिन आज हम उस कानूनी ढांचे के पीछे छिपे विचारों और दर्शन की पड़ताल करेंगे। वो कौन सी बड़ी सोच थी, वो क्या सपना था जिसने भारत जैसे विशाल और विविध देश के भविष्य की दिशा तय की। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे संविधान निर्माता सिर्फ एक रूल बुक नहीं लिख रहे थे, वो एक तरह से एक राष्ट्र की आकांक्षाओं का घोषणा पत्र तैयार कर रहे थे। इन दस्तावेजों से साफ पता चलता है कि ये भारत के लोगों का खुद से किया एक वादा था, एक ऐसा देश बनाने का वादा जहां लोकतंत्र सिर्फ वोट देने तक सीमित न हो, बल्कि हर नागरिक को न्याय, आजादी और बराबरी का एहसास हो, चाहे उसकी पहचान कुछ भी हो। चारों पर तूफानी बहसें हुई, किन बातों पर आसानी से सहमति बनी और आखिरकार वो कौन से सिद्धांत थे जिन्हें भारत की नींव का पत्थर बनाया गया। चलिए इस कहानी को परत परत खोलते हैं। अच्छा, तो सबसे पहली बात जो इन दस्तावेजों में साफ होती है वो ये कि संविधान सभा ने सब कुछ शून्य से शुरू नहीं किया। ऐसा तो नहीं था कि वे खाली कमरे में बैठे और अचानक से विचार आने लगे। ये विचार कहीं से तो आ रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनकी जड़ें हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बहुत गहरी थीं। दस्तावेज बताते हैं कि एक लंबी वैचारिक यात्रा का नतीजा था। 1925 का कॉमनवेल्थ बिल ऑफ इंडिया, 1928 की नेहरू रिपोर्ट और 1945 की सप्रू रिपोर्ट, इन सभी में भविष्य के भारत के लिए अधिकारों का एक खाका खींचा जा रहा था। व्यक्तिगत आज़ादी, बोलने की आज़ादी, कानून के सामने सब बराबर होंगे, अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे, ये सारी बातें आज़ादी से बहुत पहले से हमारी राजनीतिक बहस का हिस्सा थी। यानी ये क्रमिक विकास था, एक एवोल्यूशन। और फिर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य संकल्प यानी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पेश किया, जिसने एक तरह से पूरे संविधान के लिए जीपीएस सेट कर दिया कि हमें जाना कहाँ है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, वो एक मार्गदर्शक दस्तावेज बन गया, एक नैतिक कंपस। और दिलचस्प बात यह भी है कि इन दस्तावेजों के मुताबिक न केवल दर्शन बल्कि हमारी आज की संस्थाएं जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इनका बुनियादी ढांचा भी औपनिवेशिक काल में ही बनना शुरू हो गया था। संविधान ने बस उन्हें एक भारतीय आत्मा दी, उन्हें भारतीय जरूरतों के हिसाब से एक नया और स्वतंत्र आकार दिया। तो वैचारिक जमीन तो तैयार थी, लेकिन असली ड्रामा तो उस कमरे में हुआ होगा ना, जहां ये सब लोग इकट्ठा हुए थे, संविधान सभा। मैं तो कल्पना ही कर सकती हूँ कि उस कमरे का माहौल कैसा रहा होगा। कौन थे ये लोग? क्या सब एक ही बात सोचते थे? यहीं पर कहानी सबसे दिलचस्प हो जाती है। दस्तावेज लेखक माधव खोसला का हवाला देते हुए कहते हैं कि संविधान सभा में एक असाधारण बौद्धिक विविधता थी। असाधारण बौद्धिक विविधता, इसका मतलब है कि वहां हर विचारधारा के लोग थे, समाजवादी, परंपरावादी, उदारवादी, हर कोई। और समाज के हर कोने से लोग आए थे। जाहिर है उनके बीच तीखे मतभेद थे। लेकिन एक मिनट, जब इतने अलग अलग विचार हों तो आम सहमति जैसी बात सुनने में तो अच्छी लगती है, पर क्या ये वाकई मुमकिन थी? या फिर आम सहमति का मतलब ये था कि जो कांग्रेस पार्टी चाहती थी आखिरकार वही हो जाता था क्योंकि उनका तो बहुमत था? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और हम इस पर आगे आलोचना वाले हिस्से में और बात करेंगे। लेकिन ग्रैनविल ऑस्टिन जैसे विद्वानों का मानना है कि वहां सच में गंभीर बहसें होती थी। हाँ, इसमें कुछ प्रमुख चेहरे थे जो दिशा दे रहे थे। ऑस्टिन उन्हें एक अभिजात वर्ग कहते हैं। मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद, ये चार लोग फैसले लेने में सबसे आगे थे। और एक नाम और है जिनका जिक्र करना जरूरी है, बीएन राव। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बीएन राव सभा के सदस्य नहीं थे, वे एक सलाहकार थे। उन्हें दुनिया भर के संविधानों का गहरा ज्ञान था। उन्होंने ही पहला मसौदा तैयार किया था जिस पर सभा ने काम शुरू किया। लेकिन यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि सभा में सिर्फ विचारों को अपनाया नहीं गया, कुछ बहुत बड़े और प्रभावशाली विचारों को पूरी बहस के बाद खारिज भी कर दिया गया। जैसे कि ये जानना तो और भी दिलचस्प है कि क्या छोड़ा गया। सबसे बड़ा उदाहरण है गांधीवादी संवैधानिक दृष्टिकोण। गांधी जी का मानना था कि भारत की राजनीतिक शक्ति का केंद्र दिल्ली नहीं बल्कि गांव की पंचायतें होनी चाहिए। इस पर काफी चर्चा हुई, लेकिन आखिरकार सभा ने इसे नहीं अपनाया। उन्हें लगा कि एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के लिए एक मजबूत केंद्र जरूरी है। ये सोचना कितना अजीब है, जिस इंसान को राष्ट्रपिता कहा जाता है उसी के सबसे बड़े राजनीतिक विचार को देश की नींव में सीधे तौर पर जगह नहीं मिली।
ये दिखाता है कि सभा अपने फैसलों में कितनी स्वतंत्र और शायद निर्मम भी थी। बिल्कुल। इसी तरह कुछ हिंदू राष्ट्रवादी विचार भी थे जो चाहते थे कि संविधान में भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक मूल्यों को प्रमुखता दी जाए। इन विचारों पर भी बहस हुई, लेकिन उन्हें भी स्वीकार नहीं किया गया। यह दिखाता है कि सभा हर विचार को एक कसौटी पर परख रही थी, और वो कसौटी थी एक आधुनिक, उदार और लोकतांत्रिक राष्ट्र का निर्माण। तो हमारे पास एक ऐसी सभा थी जिसमें हर तरह के विचार थे, तीखी बहसें थीं, कुछ विचार अपनाए गए, कुछ छोड़े गए। ऐसे में सवाल उठता है कि वो कौन सी बड़ी बातें थीं जिन पर सब आखिरकार राजी हुए? वो कौन से नॉन निगोशिएबल्स थे जिन्हें भारत की नींव बनाया गया? मतलब था कि अब से भारत का असली बॉस भारत की जनता होगी, कोई ब्रिटिश राजा या कोई भारी ताकत नहीं। सारे फैसले हम खुद लेंगे। एकदम। और ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, है ना? अगर जनता मालिक है, मतलब संप्रभुता है, तो फिर हर मालिक की आवाज सुनी जानी चाहिए। और यहीं से दूसरा स्तंभ आता है, लोकतांत्रिक मूल्य। एकदम सही। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जहां हर नागरिक की राय और गरिमा मायने रखती है। और इसी सोच को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने एक अनोखा तरीका अपनाया, जो हमारा तीसरा स्तंभ है, सर्वसम्मति से निर्णय, डिसीजन मेकिंग बाय कंसेंसस। ग्रैनविल ऑस्टिन इसे एक स्वदेशी संस्था कहते हैं। मतलब बहुमत के जोर पर फैसले थोपने की बजाय कोशिश ये थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ लेकर चला जाए। और शायद इसीलिए संघवाद और भाषा जैसे विस्फोटक मुद्दों पर हम किसी गृहयुद्ध के बिना एक समाधान तक पहुंच पाए। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है चौथा और शायद सबसे अनोखा सिद्धांत, समायोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अकोमोडेशन। ऑस्टिन के मुताबिक ये संविधान निर्माण में भारत का दुनिया को दिया एक मौलिक योगदान था। तो ये समायोजन सिर्फ एक समझौता नहीं था, ये एक तरह का भारतीय जुगाड़ था, लेकिन राजनीतिक स्तर पर। मतलब दुनिया के बने बनाए मॉडलों को अपनाने के बजाय उन्होंने एक बिल्कुल नया हाइब्रिड मॉडल बना दिया जो सिर्फ भारत में ही काम कर सकता था। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया। ये राजनीतिक नवाचार था। जैसे दुनिया में या तो संघीय व्यवस्था होती है या एकात्मक, हमने दोनों को मिला दिया, राज्यों को भी शक्तियां दी और केंद्र को भी मजबूत रखा। एक और उदाहरण देखिए, भारत एक गणराज्य बना, यानी हमारा राष्ट्राध्यक्ष चुना हुआ होगा, वंशानुगत नहीं, लेकिन हम राष्ट्रमंडल के सदस्य भी बने रहे, जिसका प्रमुख ब्रिटेन का राजा या रानी होता है। ये समायोजन की अद्भुत क्षमता थी। हाँ, और ये आज के राजनीतिक माहौल के लिए भी एक बड़ा सबक है। ये दिखाता है कि दो विरोधी विचारों में से किसी एक को चुनना जरूरी नहीं है। आप दोनों का सबसे अच्छा हिस्सा लेकर एक तीसरा बेहतर रास्ता बना सकते हैं। और यहीं पर हमारा पांचवा स्तंभ आता है, चयन और संशोधन की कला, आर्ट ऑफ सिलेक्शन एंड मॉडिफिकेशन। एकदम। हमने आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए, लेकिन किसी की भी आंख बंद करके नकल नहीं की। हर विचार को भारतीय मिट्टी के हिसाब से ढाला गया। इसका एक बेहतरीन उदाहरण संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। इसे न तो ब्रिटेन की तरह बहुत आसान बनाया गया, न ही अमेरिका की तरह बहुत मुश्किल। एक लचीलापन रखा गया। इसके बाद आते हैं वो दो स्तंभ जो शायद हर आम नागरिक से सीधे तौर पर जुड़े हैं, मौलिक अधिकार और धर्मनिरपेक्षता। हाँ, दस्तावेज बताते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इस बात पर अड़े थे कि मौलिक अधिकारों को न्यायोचित यानी जस्टिशिएबल बनाया जाए। मतलब ये सिर्फ कागज पर लिखे अच्छे विचार नहीं थे। न्यायोचित का मतलब है कि इन अधिकारों को एक गारंटी कार्ड मिल गया था। अगर सरकार आपकी आज़ादी छीनती है तो आप उस गारंटी कार्ड को लेकर सीधे अदालत जा सकते थे। ये एक बहुत बड़ी शक्ति थी जो हर नागरिक को दी गई। बिल्कुल। और वहीं जवाहरलाल नेहरू के प्रभाव से एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का सिद्धांत स्थापित हुआ, यानी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और वो सभी धर्मों के साथ बराबर का व्यवहार करेगा। ये उस समय के माहौल को देखते हुए एक बहुत साहसिक कदम था। और आखिर में एक ऐसा कदम जो शायद सबसे ज्यादा साहसिक था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ये वाकई एक क्रांतिकारी कदम था। सोचिए, एक ऐसा देश जहां 80% से ज्यादा आबादी गरीब और निरक्षर थी, वहां हर वयस्क नागरिक को, चाहे वो पुरुष हो या महिला, अमीर हो या गरीब, किसी भी जाति या धर्म का हो, एक ही झटके में वोट देने का अधिकार दे देना। दुनिया के कई विकसित देशों ने ये अधिकार टुकड़ों में, सदियों में दिया था। ये संविधान निर्माताओं का भारत के आम आदमी पर अटूट विश्वास था। राजेंद्र प्रसाद और नेहरू इसके सबसे बड़े समर्थकों में से थे।
लेकिन जैसा कि हमने पहले भी बात की, क्या सभी लोग इस सभा और इसके काम से खुश थे? क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा आलोचना भी होती है, और इन दस्तावेजों में आलोचनाओं का भी जिक्र है। हाँ, और वो आलोचनाएं काफी गंभीर थीं। पहली और सबसे बड़ी आलोचना थी प्रतिनिधित्व का अभाव। आलोचकों का कहना था कि संविधान सभा के सदस्य सीधे तौर पर भारत की आम जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। उन्हें प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने चुना था, और उन प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव भी एक सीमित मताधिकार पर आधारित थे, जिसमें शिक्षा और संपत्ति जैसी शर्तें थीं। और इस पे कुछ बड़े नेताओं ने भी सवाल उठाए थे। हाँ, जयप्रकाश नारायण जैसे बड़े समाजवादी नेता ने इसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद की रचना तक कह दिया था। ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल ने तंज कसते हुए कहा था कि यह सभा केवल एक प्रमुख समुदाय यानी हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है। हाँ। तो ये एक गंभीर आरोप था कि यह सभा सही मायने में पूरे भारत की नुमाइंदगी नहीं करती। और दूसरी बड़ी आलोचना कांग्रेस के दबदबे को लेकर थी। बिल्कुल, विभाजन के बाद जब मुस्लिम लीग के सदस्य चले गए तो सभा में लगभग 82% सदस्य कांग्रेस पार्टी के थे। आलोचकों का तर्क था कि असली बहस और फैसले कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी बैठकों में हो जाते थे और संविधान सभा में बस उन पर औपचारिक मुहर लगा दी जाती थी। हाँ। प्रोफेसर शिब्बन लाल सक्सेना ने तो यहाँ तक कहा था कि कांग्रेस पार्टी की बैठकें ही असली संविधान सभा बन गई थीं। और एक तीसरी आलोचना भी है जो अक्सर सुनने को मिलती है कि ये वकीलों का स्वर्ग है। हाँ, ये भी एक आम शिकायत है कि सभा में राजनेताओं और वकीलों का बोलबाला था। इसका नतीजा ये हुआ कि संविधान एक बहुत लंबा और जटिल दस्तावेज बन गया। इसकी भाषा इतनी कानूनी है कि आम आदमी के लिए इसे समझना बहुत मुश्किल है। शायद इसीलिए ये आज भी वकीलों की व्याख्या पर इतना निर्भर है। तो इन काफी गंभीर आलोचनाओं के जवाब में क्या तर्क दिए जाते हैं? क्या इन आलोचनाओं में दम नहीं है? जवाब में एस.के. चौबे जैसे विद्वानों का तर्क है कि हमें उस समय के हालात देखने होंगे। सार्वभौमिक मताधिकार पर चुनाव कराना उस वक्त व्यावहारिक रूप से असंभव था। इसके बावजूद कांग्रेस ने यह सुनिश्चित किया कि सभा में हर समुदाय, हर विचारधारा के विशेषज्ञ लोग शामिल हों, भले ही वो कांग्रेस के सदस्य न हों, जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और सुभाष कश्यप का तर्क भी काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, सुभाष कश्यप कहते हैं कि हमें इसकी प्रक्रिया से ज्यादा इसके नतीजे को देखना चाहिए। ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये नागरिकता मूल्यों का एक चार्टर है। इसकी आत्मा नेहरू के उद्देश्य संकल्प में थी, जिसने इसे एक नैतिक दिशा दी। तो तर्क ये है कि भले ही इसके चुनाव की प्रक्रिया में कमियां थीं, लेकिन इसने जो दस्तावेज तैयार किया उसकी नीयत और उसका दृष्टिकोण बहुत व्यापक और दूरदर्शी था, और उसने हर भारतीयों का अपना माना। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि भारतीय संविधान सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है। ये एक जीवंत दस्तावेज है जो आज़ादी की लड़ाई के आदर्शों, अलग अलग विचारों की तूफानी बहसों और भविष्य के भारत के लिए एक साझा सपने से पैदा हुआ है। बिल्कुल, इसका सार सर्वसम्मति बनाने की कोशिश, विरोधी विचारों में तालमेल बिठाने की कला और एक बड़े सामाजिक बदलाव की दृष्टि में छिपा है। ये वो दार्शनिक आधार हैं जो इसे आज भी प्रासंगिक बनाए हुए हैं। यह समझना कि यह कैसे और क्यों बना हमें इसके महत्व को और भी गहराई से समझने में मदद करता है। यह महज एक किताब नहीं, बल्कि एक राष्ट्र की आत्मा का प्रतिबिंब है। और जाते जाते एक दिलचस्प बात सोचने के लिए ये है, संविधान सभा ने पंचायतों को राजनीति का केंद्र बनाने के गांधीवादी विचार को खारिज कर दिया था। लेकिन कई दशकों बाद 1992 में भारत ने 73वें और 74वें संशोधन करके उन्हीं पंचायतों को संवैधानिक रूप से ताकतवर बनाया। यह इस सवाल को जन्म देता है कि क्या बुनियादी विचार कभी वाकई में मरते हैं, या वे बस एक नए रूप में फिर से सतह पर आने के लिए सही समय का इंतजार करते हैं।